Suicide is a human tragedy. सुसाइड उसका कोई जज्बाती फैसला था या फिर कोई प्लान्ड सुसाइड थी? रिग्रेट्स लाइफ के आपको इस तरफ ले जा सकते हैं। 800,000 डेथ्स साल में पूरी दुनिया में ग्लोबली ये स्टेटिस्टिक है कि ये सुसाइड की वजह से होती हैं। आप क्या समझते हैं कि बच्चों के अंदर क्यों ये रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है और इसके फैक्टर्स क्या हैं? सोशल मीडिया ने इतना सारा डेटा दे दिया है ऑलरेडी कि हमें सब पता है कि हमने क्या करना है। नेगेटिव न्यूज़ मिले, सैड न्यूज़ मिले, एक सैडिस्टिक टेंडेंसीज उसमें डेवलप हो जाती हैं। तो ये इसका आप कितना असर देखते कि जो डिसीजन बहुत बड़ी उम्र के अंदर लोग जाके लेते हुए सोचते थे और हेल्प लेने की कोशिश करते थे, वो इतनी प्रीमैच्योर एज के अंदर भी बच्चा करने लग गया है। एंड सुसाइड हो सकती है या फिर कोई सिर्फ जज्बाती दबाव के तहत हो सकता है या फिर वो माइंडलेस भी हो सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम, खुदी टॉक्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम सुसाइड प्रिवेंशन डे के हवाले से यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं जुनैद जावेद साहब से। और जुनैद, सुसाइड इज़ अ ह्यूमन ट्रेजेडी। एक ऐसा इवेंट होता है, वो इंसान तो चला जाता है लेकिन उसकी फैमिली के लिए और एक सोसाइटी के लिए एक सवालिया निशान छोड़कर चला जाता है। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि सुसाइड क्या है, लोग इसको किस नज़र से देखते हैं और इसके पाकिस्तान में क्या स्टैटिस्टिक्स? अच्छा सरवर, थैंक यू सो मच। एक तो इस बहुत इम्पॉर्टेंट मसले के बारे में बात करने के लिए आज, और इंटरनेशनल वर्ल्ड सुसाइड डे के बारे को के रेफरेंस में अगर आप हम बात कर रहे हैं ये देखिए, हमारे पास मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को अगर देखें ना, तो उसी के बारे में अब तक बात करना एक बहुत बड़ा टैबू रहा है और इनफैक्ट अभी तक भी बहुत बड़ा टैबू है। फिर उसके बाद अगर हम सुसाइड के बारे में बात करें तो ये तो बहुत ही एक ऐसी बात है कि इसके बारे में बात करना भी बहुत ही बुरा समझा जाता है। लेकिन एक चीज़ इसमें समझने की ये ज़रूरत है कि जहाँ पर हम फिज़िकल हेल्थ के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, कि कोई मौसम की बिना पर, किसी हादसे की बिना पर, किसी परेशानी की बिना पर आप फिज़िकली बीमार हो सकते हैं, तो वैसे आप ज़हनी तौर पे भी बीमार हो सकते हैं। तो हमें आहिस्ता आहिस्ता इस बात की एक्सेप्टेंस लाने की ज़रूरत है अपने अंदर कि हम इस बारे में बात कर सकते हैं। तो उसी के ज़मन में अगर हम ये देखें तो हमारे कुछ ज़हनी मसाइल इस तरह के हैं जो कि हमें इस तरफ भी लेके चले जाते हैं कि कोई बंदा इतना तंग आ जाए अपने मसाइल के साथ कि वो सुसाइड अटैम्प्ट की तरफ चला जाए। तो हमें इस बारे में बात करनी चाहिए और इस बारे में बात करके ही हम इसको समझ सकते हैं। और जब तक इसकी अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक हम इसको सॉल्यूशन की तरफ भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि बहुत सी मरतबा हमारे बहुत से मसाइल इस वजह से इतने एक्सीलरेट होते चले जाते हैं क्योंकि उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं होती ना। और चूँकि अवेयरनेस नहीं होती तो लोग उसी तरह से इसके ऊपर चलते रहते हैं और फिर वही सेम रिएक्शन आता रहता है उन चीज़ों के ऊपर। बात करके इसके बारे में हम समझ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, डेफिनेटली। तो 800,000 डेथ्स साल में पूरी दुनिया में ग्लोबली ये स्टेटिस्टिक है कि ये सुसाइड की वजह से होती हैं और 1% हम कह सकते हैं कि ऑफ ऑल डेथ्स इज सुसाइड। तो इसके फैक्टर्स आप क्या समझते हैं कि जो सोसाइटी में फैक्टर्स देखते हैं, जैसे लॉस ऑफ अ जॉब, फाइनेंशियल क्राइसिस, कोई प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, इसमें भी हम देखते हैं लोग अपनी लाइफ एंड करने के बारे में सोचते हैं, या फिर फेलियर इन लव, बहुत जगहों पे देखा जाता है कि उसपे लोग अपनी लाइफ एंड कर देते हैं। तो आप क्या फैक्टर्स देखते हैं इन योर प्रैक्टिस? अच्छा देखिए, दो तरह की चीज़ें हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। दो चीज़ें हैं, एक तो ये समझने की ज़रूरत है कि सुसाइड किस वजह से अटैम्प्ट की गई। उसमें पहली चीज़ तो जो अभी आपने बताया कि लॉस ऑफ लव है, माशी मसाइल हैं, घरेलू मसाइल हैं, बहुत अरसे से कोई बंदा बीमार था, कोई अफसरदगी है जो कि छोड़ नहीं रही हो, जिसकी बिना पर वो तंग आकर अब सोच रहा है कि वो सुसाइड कर ले। दूसरा हो सकता है कोई भी जज्बाती फ़ैसला जिसने लीड किया उसको सुसाइड करने की तरफ। अब ये बड़ी डिटेल डिस्कशन है। हम जब इसके एनालिसिस के ऊपर जाते हैं ना, अगर आपको कोई ऐसा पेशेंट मिले जिसके फेल्ड अटैम्प्ट थी और वो फेल्ड अटैम्प्ट के बाद सर्वाइव कर गया और आप उसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तब आपको इस चीज़ का डेटा मिलता है कि उसने अटैम्प्ट जो की थी वो किस लिए की थी, राइट। तो अभी तक हमें ये लगता था कि लोग बगैर सोचे समझे किसी भी बात का जब कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते तो वो सुसाइड अटैम्प्ट करने की तरफ चले जाते हैं, या फिर जब भी किसी जज्बाती दबाव के अंदर आते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में सोच लेते हैं। लेकिन एक दूसरी डायरेक्शन ये भी है जो भी आपने डिस्कस की कि हो सकता है कि वो किसी ज़हनी इब्तला में इतने लंबे अरसे तक था कि उसको हैंडल नहीं कर सका और वो सुसाइड की तरफ चला गया। तो जब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं तो एक चीज़ ये देखने में आती है हमें कि आपने जिस बंदे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उस बंदे ने सुसाइड अटैम्प्ट की किस तरह से। जैसे हम कई चीज़ें देखते हैं, किसी ने कहीं से छलांग लगा के सुसाइड कर ली, कहीं से लटक कर ली, गोली मार ली, अपने आप को हाथ काट लिया, या अपने आप को किसी तरह से नुकसान दे दिया, नशावर कोई गोलियां खा ली, जहर खा लिया, वगैरह वगैरह। ये तमाम चीज़ों को देखकर पता चलता है कि सुसाइड की पीछे वजूहात क्या थी। और अगर कोई सक्सेसफुल अटैम्प्ट थी तब भी हम इसी तरह से इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं कि ये चीज़ को देखा जाए पहले कि उसने सुसाइड की किस तरह से, और फिर उसके पीछे ये देखा जाता है कि वो सुसाइड उसका कोई जज्बाती फैसला था या फिर कोई प्लान्ड सुसाइड थी, राइट। तो ये दोनों चीज़ें देखने में आती हैं
कि हर दफ़ा ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कोई किसी चीज़ के लॉस की बिना पर या किसी चीज़ से थक जाने की बिना पर ये काम हो रहा हो, बल्कि बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि किसी जज्बाती फ़ैसले के नतीजे में इंसान जो है वो किसी सुसाइडल अटेम्प्ट की तरफ चला जाता है। ओके, तो यू वुड से कि रिग्रेट्स लाइफ के आपको इस तरफ ले जा सकते हैं। देखिए ये भी हो सकता है। अब आपसे पहले भी इस बारे में गुफ्तगू हो रही थी। हम ये देखते हैं कि आजकल की जनरेशन के अंदर जितनी तेज़ी से हम टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के अंदर भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो हमारे पास एक एज ब्रैकेट है 20 साल से लेकर 40 साल के लोगों के दरमियान का एज ब्रैकेट है, जिसके अंदर हम मिड एज क्राइसिस को भी देख रहे होते हैं और सारे जितने भी ज़िंदगी के इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हैं वो भी इसी एज के अंदर हो रहे होते हैं, जिसमें आपकी शादी है, एजुकेशन का कंप्लीट होना है, जॉब को ढूंढना है, लाइफ को आगे बढ़ाना है, घर बनाना, फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करना, लोगों के साथ रिलेशनशिप्स क्रिएट करना, ये सारे के सारे इंसिडेंट्स इसी ड्यूरेशन के अंदर हो रहे होते हैं। और देखने में ये आता है कि गुज़िश्ता सालों के अंदर और अभी रीसेंट डेज़ के अंदर भी जो हम लोगों ने सुसाइड्स देखी वो भी इसी एज ब्रैकेट के अंदर ज़्यादा दिखाई दे रही होती हैं। ऐसा बहुत कम डेटा मिलता है कि लोगों ने 40 साल से ऊपर की एज के अंदर सुसाइड अटैम्प्ट करने की तरफ गए, अनलेस कोई ख़ास उनके साथ कोई मसला था। तो हम ये समझ रहे होते हैं कि ये 20 साल से 40 साल की उम्र के दरमियान का वक्त जिसमें उसने सुसाइड अटैम्प्ट की या उसके अंदर टेंडेंसीज़ पैदा हुई, ये सिर्फ इसी दौरानिए का मसला है, लेकिन हकीकतन वो ऐसा नहीं होता। जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो आम तौर पे डेटा के तहत ये देखने में आया है कि 7 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र तक का जो दौरानिया है उसके अंदर होने वाले आपके ज़िंदगी के वाक़यात, वो वाक़यात जिन्होंने आपको किसी भी हद तक अनकम्फर्टेबल किया हो, किसी भी हद तक आपकी डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम की हो, किसी भी हद तक आपको परेशान रखा हो, उनका ट्रॉमा आपको तब निकल कर आता है जब आपकी ज़िंदगी किसी ख़ास मौके पे पहुंच चुकी होती है, यानी कि 20 साल से 40 साल तक का दौरानिया। तो जो आप ये कह रही हैं कि आपकी बसा औक़ात ऐसी होती है कि कोई पुरानी परेशानियां या अफसरदगियां जो हैं वो लीड करवा रही होती हैं, तो वो पुरानी परेशानियां अफसरदगियां जो हैं वो 7 साल से 14 साल की उम्र के दौरान का भी वक्त हो सकता है। और जब हम इसको एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि उस वक्त की कोई परेशानियां थी जिसने इस तरह की टेंडेंसीज पैदा की। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बीइंग अ फेलो साइकोथेरेपिस्ट आई वुड से कि जैसे हम जितने एडल्ट्स हमारे पास थेरेपी रूम में आते हैं, तो हम ये देखते हैं कि 95% मैं तो कहूँगी कि उनका जो रूट कॉज़ होती है जो ट्रॉमा की, दैट इज़ इन द चाइल्डहुड। तो ऑफ कोर्स वो चाइल्डहुड का जो पीरियड है उसमें जो वो एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं, जो उनकी डेवलपमेंटल नीड्स पूरी हो रही हैं, उस पे मैटर करता है ये सब कुछ। तो जैसे जुनैद ने हमें बताया इस वक़्त कि सिर्फ फिजिकल फैक्टर्स आपकी ज़िंदगी के कि आपको जॉब मिली या नहीं मिली, आप ज़िंदगी में कितना आगे बढ़े या आपकी कोई मोहब्बत नाकाम हो गई, ये तो हमारे आसपास फिजिकल फैक्टर्स हमें नज़र आ रहे होते हैं। इसके अलावा नहीं, बल्कि इसकी तह में बिल्कुल आप देखेंगे कि इसके बैकग्राउंड में जो मेंटल इमोशनल फैक्टर्स होते हैं, दे आर द रियल फैक्टर्स जो कि इंसान को मजबूर करते हैं कि लाइफ में गिव अप कर दे। और मतलब लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस। मेरे ख्याल में हर इंसान इसको प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहा होता है पहले दिन से। एक छोटा-सा बच्चा भी जो है ना, वो अपनी लाइफ को प्रिजर्व करने की कोशिश करता है, दे वुडन्ट वांट टू डाई। और एक इंसान इतना बड़ा जो स्टेप ले लेता है, उसमें मेंटल इमोशनल फैक्टर्स मैटर अ लॉट। और इसको अगर आप हम डेवलपमेंटल नीड्स के हिसाब से कहीं न कहीं ज़िंदगी में कोपिंग मैकेनिज़्म्स में कोई न कोई ऐसी कमी आ गई होगी, कोई न कोई आपकी जो ऐसी आपके डिफेंस मैकेनिज़्म्स हैं, उनमें वो जो आपको उस उम्र में सीख लेना चाहिए था, शायद वहाँ पे कोई कमी आ गई जिसकी वज़ह से आप इस चैलेंज को अब इस एज में फेस नहीं कर पा रहे या डील नहीं कर पा रहे, जिसकी वज़ह से ये फैसला लेने की नौबत आ जाती है। अब जो लोग सुसाइड कर चुके हैं, उनसे हम पूछ नहीं सकते, दैट इज़ अ ह्यूज लॉस फैमिली के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। लेकिन जिन लोगों ने अटेम्प्ट की है और ऐसे थेरेपिस्ट के पास मौजूद हुए हैं, इन्होंने जो उनकी ज़हन में झाँक के देखा है, तो इनकी नॉलेज से हम बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं और इसको प्रिवेंट करने में मदद कर सकते हैं। जी जुनैद, आपने हमें बताया 20 टू 40 इयर्स की एज में जो लोग सुसाइड कर रहे होते हैं, उनके हमने फैक्टर्स डिस्कस किए। तो आजकल हमने नोटिस किया है बहुत ज़्यादा, ये ग्लोबली ये फिनोमेना राइज़ हुआ है कि जो टीनेजर्स हैं, उनके अंदर भी सुसाइड का रेट काफ़ी बढ़ गया है। और स्पेशली एग्ज़ाम्स के बाद ये जो ओ लेवल्स, ए लेवल्स वाली जो स्टेज है, 16, 17, 18, 19, ये वाली जो 15 टू 20 के बीच वाली जो एज है, इस वक्त बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर स्ट्रेस है, एक परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है, जजमेंट बहुत ज़्यादा है एनवायरनमेंट के अंदर। आप क्या समझते हैं कि बच्चों के अंदर क्यों ये रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है और इसके फैक्टर्स क्या हैं? सर देखिए 3 चीज़ें हैं इसके अंदर। एक चीज़ तो आपने ख़ुद से बता दी, एजुकेशन का बहुत ज़्यादा बर्डन है। ख़ास तौर पे जो ये बच्चों के ये वाले 4 साल होते हैं ना, 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इन 4 सालों के अंदर तो बहुत बर्डन होता है। और हमारी फिर उसके ही अगर आप रिलेशनशिप के अंदर देखें तो सोसाइटी की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस उन बच्चों के साथ, वो एजुकेशन में भी हो सकती है और बच्चों की अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर भी हो सकती है। फिर तीसरी चीज़ ये है कि स्कूल्स के अंदर ख़ास तौर पे देखने में आता है कि एक
एक ट्रेंड चल गया है हमारे पास इधर पाकिस्तान के अंदर भी कि बुलिंग बहुत हो रही होती है, और ये डेवलपमेंटल एज के अंदर ये चीज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है। आप ये देखते हैं आमतौर पर घरों के अंदर भी बच्चों को कि अगर जैसे हमारे अपनी फैमिली के अंदर भी कोई बच्चा था, उसके ऐसी कोई बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि उसको चोट लग गई थी ना, तो फिर वो बहुत रो रहा था, तो उस बच्चे ने बोला नहीं मैं रो तो नहीं रहा था। तो बच्चों को जो डेवलपमेंटल एज होती है ना, उसके अंदर ये छोटे छोटे से जुमले जो है ना वो भी समटाइम्स बुरे लग रहे होते हैं कि आप मेरे बारे में ऐसे नहीं बोलें कि मैं रो रहा था ना, आप ऐसे नहीं बताएं कि मैं ये वाला काम ऐसे करता हूँ, आप मेरी अच्छी, हाँ आप ऐसे मेरी अच्छी वाली साइड बताएं, राइट। तो उस अब कोई बच्चा ऐसी एज के अंदर है जो कि इतना सेंसिटिव है कि उसको ये छोटी छोटी सी चीज़ें बुरी लग रही हैं, तो अगर उसके साथ बुलिंग होने लग जाएगी तो वो कोई ख़ास कदम उठाने की कोशिश करेगा। फिर अब एक चीज़ जो हुई है इन तमाम चीज़ों को एक्सेलरेट करने में, वो सोशल मीडिया का किरदार है। सोशल मीडिया ने इतना सारा डेटा दे दिया है ऑलरेडी कि हमें सब पता है कि हमने क्या करना है, और बच्चों के साथ भी यही है कि मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था कि हमारे जब हम बच्चे थे तो हमारे लिए स्मार्टफोन्स को यूज़ करना, स्मार्टफोन तो खैर बहुत बड़े होने के बाद आए, उससे पहले तक से फ़ोन को यूज़ करना भी जो है वो बहुत बहुत कम चीज़ थी। वंस इन अ ब्लू मून हम शायद यूज़ करते थे। अब आजकल का बच्चा ये है कि वो 1 क्लास या 2 क्लास का बच्चा अगर किसी दिन स्कूल नहीं जाता तो वो फ़ोन पे अपने दोस्तों से असाइनमेंट्स मांग रहा होता है, या फिर वो फ़ोन पे उनके साथ कॉन्टैक्ट कर रहा होता है। तो बच्चे इतने यूज़ टू हैं हमारे पास तमाम डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के, तो सोशल मीडिया का एक्सेस भी इतना ही ज़्यादा है। तो जब सोशल मीडिया का एक्सेस ज़्यादा है तो सारा अनफिल्टर्ड डेटा उनके पास जा रहा है। उस अनफिल्टर्ड डेटा के अंदर वो लफ्ज़ जो हम बोलते हुए भी झुझक रहे होते हैं कि कहीं पे कोई मेंटल हेल्थ के जुमलों को हम बहुत रिजर्व ज़रा समेट कर छुपे हुए अल्फाज के अंदर बोलते हैं कि ज़्यादा किसी को उससे कोई कुछ तकलीफ ना हो रही हो। सुसाइड जैसा जुमला बोलने की तो बहुत बहुत देर में नौबत आती है, तो वो बच्चों के पास उसका सारा अनफिल्टर्ड एक्सेस मौजूद है। तो वो उसके अंदर देख रहे होते हैं कि ये काम भी किया जा सकता है और इस तरह के कदम को उठाने के लिए क्या क्या तरीके हैं। तो अभी हम लोगों को रिसेंट डेज़ में भी इस तरह की कई न्यूज़ सुनने को मिली ना कि बहुत छोटे छोटे से बच्चे हैं और उनकी सुसाइड अटैम्प्ट्स को देख के पता चलता है कि वो प्लान्ड अटैम्प्ट्स थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जज्बाती दबाव के अंदर आके उन्होंने की, वो प्लान्ड अटैम्प्ट्स जो कि एक बड़ा आदमी 20 से 40 साल की उम्र के अंदर कर रहा होता है कि वो कई महीनों तक सोचता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ और उसके बाद जाके वो करता है। तो अब वो बच्चे जो बिल्कुल छोटी सी एज ब्रैकेट के अंदर है वो ये काम कर रहे हैं और वो प्लान कर रहे हैं। प्लान होने का मतलब ये है कि वो पहले से सोचते हैं कि किस दिन ये काम करना है, किस तरीके से करना है, उसके लिए कोई ख़त लिख कर जा रहे हैं। ख़त के अंदर भी जो बातें हैं वो भी सोची समझी हैं, सिर्फ जज्बाती फैसला नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि एक ही बहुत अलार्मिंग बात है, और ये अलार्मिंग बात जो है वो 3 जगहों से आ रही है यकीनन, और चौथी चीज़ उसके लिए कैटलिस्ट का किरदार अदा कर रही है। वो 3 जगह यकीन वही हैं कि एक तो बुलिंग है, दूसरा ये है कि एजुकेशन की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस घर की तरफ से भी और लोगों उसके अपने माशरे की तरफ से भी और अपने ऊपर खुद से भी। बच्चा इर्द गिर्द देखता है तो उसको लगता है कि मुझे कुछ ख़ास तरीके से मूव करना चाहिए सोसाइटी के अंदर एजुकेशनली भी, तो वो उस तरह से ही बढ़ने की कोशिश करता है। फिर साथ में ये है कि सोसाइटी का नॉर्मल प्रेशर, और वो सोसाइटी का प्रेशर जो है वो घर से आपका रीइंफोर्स हो रहा होता है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स यही देखने में आया है, क्योंकि घर के जो लोग हैं उनको लगता है कि जो माशरा बता रहा है वो ठीक बता रहा है, और माशरे में जो इसके साथ के बच्चे हैं वो किसी खास तरीके से ऑपरेट करते हैं, तो हमारा बच्चा तो वैसे ऑपरेट नहीं कर रहा था, वो बच्चे को इस चीज़ का प्रेशर देना शुरू कर देते हैं। और अब हो यही रहा है कि वो डिसीजन जो बड़ी उम्र के अंदर जाके बच्चे लेते थे, अब लोग रहते थे वो बचपने में भी लेने लग गए हैं। वही घर के लोग, क्योंकि माशरा है वो जाहिर है अपने घर के अंदर उसको एक माइक्रोकॉस्म में इम्प्लीमेंट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ये आप कह रहे हैं कि इतना नॉर्मलाइज हो गई है चीज, स्पेशली थैंक्स टू सोशल मीडिया, ये इतनी नॉर्मलाइज होती जा रही है कि रादर देन बिकमिंग ए सोर्स ऑफ अवेयरनेस, ये एक रास्ता बन गया, वन ऑफ द चॉइसेस ऑफ कोई एक बच्चा उसको इस तरह से ले सकता है अगर उसके लिए नॉर्मलाइज हो जाए चीज कि द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इवेंट कैन बी, अगर मैं इस चीज में कामयाब नहीं हुआ तो वन ऑफ द। और देखिए इसमें अब दूसरी चीज़ ये है ना कि सिर्फ सुसाइड के अलावा भी अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो पूरा पैटर्न डिस्क्राइब्ड है, मतलब पूरा तरीका एक कार आपको मिल जाएगा। आप और अब तो एल्गोरिथम्स इतने फास्ट हो गए हैं कि अगर मैं 2 वीडियोस किसी एक खास टॉपिक के ऊपर देखता हूं तो तीसरी वीडियो मुझे उसी पे मिल रही होती है। तो अगर इत्तफाकन मैंने कोई एक वीडियो इस तरह की देख ली जो कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के ऊपर बात कर रही है, और इनफैक्ट अभी हम जो डिस्कशन करें तो अभी थोड़ी देर के बाद हमारे अपने फोन्स के ऊपर भी ये दिखाई देने लग जाएगा, राइट। तो अब वो आने लग जाता है तो वो बच्चे को तो बाय द एंड ऑफ द डे सारा डेटा मिल जाएगा कि वो किस तरह से किया जाता है, उसका सामान क्या क्या कहाँ से आता है, कितनी देर में क्या क्या, तो सारा डेटा अवेलेबल है। और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि वही बात कि जो डिसीजन बहुत बड़ी उम्र के अंदर लोग जाके लेते हुए सोचते थे और हेल्प लेने की कोशिश करते थे, वो इतनी प्रीमैच्योर एज के अंदर भी बच्चा करने लग गया। जैसे हम कहते हैं कि वन कन्वर्सेशन कैन सेव अ लाइफ, तो आई थिंक बच्चों में बहुत जल्दी इस कन्वर्सेशन को शुरू करना जरूरी है। बिकॉज़ मैं आपको जैसे बताऊं, मेरे बच्चे आई थिंक 13-14 के थे जिस वक्त हमारे नेबरहुड में एक सुसाइड का केस हुआ, और मैं वहां एक एम्बुलेंस करी हुई थी कि बच्चों ने मुझे कि एम्बुलेंस क्यों है, तो मैं सोच ही रही थी कि अभी हाउ शुड आई आर्टिकुलेट माय वर्ड्स, मैं कैसे इनको बताऊं कि आप, मैं आई एम द काइंड ऑफ पेरेंट, मैं छुपाती नहीं हूं, लेकिन मैं कहती हूं कि सही वर्ड्स में बच्चों को बात बता दी जाए जो ट्रूथ है। तो 17-year-old हैड कमिटेड सुसाइड, तो वो जो है मुझे समझ अभी नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बताऊं, तो मैंने उसको बताया कि
टेरेस से somebody fell down, तो he said no that's not possible. तो मैंने कहा था कोई बच्चा, तो उसने कहा नहीं अगर बच्चा है तो वो हमारी टेरेस की डिजाइन है, मतलब he had all the data actually सारा उस पर कैलकुलेटेड है ऑलरेडी। वो कर दी। तो अच्छा मुझे फिर थोड़ा सा हुआ कि I have to tell him but in the nice way, तो मैंने उससे कहा कि नहीं वो he was 17, he was not a kid, तो for me he was a kid but he was a kid, तो he said oh then it must be a suicide. See, मतलब he was so casual aware, yeah. तो मुझे थोड़ी सी मतलब मुझे शॉक लगा कि मतलब मैं मुझसे मेरे मुंह से नहीं निकल रही है जो बात, वो उस दिन ने कैजुअली कैलकुलेट करके मुझे बता दिया कि अगर 17-year-old है तो he cannot just randomly fall from the balcony, को जरूर उसने जंप किया होगा और वो प्रीमेडिटेटेड होगा और इस तरह से होगा। और 14-year-old से सुनना मेरे लिए शॉक था उस वक्त कि अगर ये बच्चे इन सब चीजों के बारे में जानते हैं तो व्हाट इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम हैविंग दिस। अब देखिए ना सरवत, अब हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ब्रॉट अप होने वाली एज के अंदर ये बात कहते हैं कि आप बच्चों को आइसोलेट नहीं कर सकते, आप बच्चों को किसी खास किस्म के डेटा के एक्सपोजर से भी आइसोलेट नहीं कर सकते। ये सिर्फ सुसाइड की बात नहीं है, आम माशरे के मसाइल की बात हो रही है। बच्चा बाहर निकलेगा, वो कई तरह की चीज़ें सीखेगा, आप उसको उस चीज़ से एक हद तक बचा सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल उसको बंद करके एक कमरे में तो नहीं रख सकते। तो इसका मतलब ये है कि डेटा तो उसके पास जाएगा, तो बस डेटा की जो डिस्क्रिप्शन है ना वो आप बताएंगे, तो वो अब आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि उसने सोशल मीडिया से देख तो लिया कि सुसाइड क्या होती है, और उसको ये भी पता था कि ये जो एम्बुलेंस खड़ी हुई है और जो ये बंदा फौत हुआ है ये सुसाइड करके फौत हुआ है। इसकी इंटरप्रिटेशन लेकिन आपने देनी है, यानी कि ये पेरेंट्स ने देनी है। तो ये जो 3 मैंने अभी चीज़ें बताई और साथ में मैंने सोशल मीडिया का उसमें कैटलिस्ट बताया, इसको हल करने का जो सबसे बड़ा किरदार है ना वो घर ही है, क्योंकि इतनी बिल्कुल जो आपका इमीडिएट एक्सेस है ना, बच्चे का जो सेफ इमीडिएट एक्सेस है वो सबसे पहला घर है, और फिर घर के साथ एक बड़ा हिस्सा बच्चा जो है स्कूल में भी गुजारता है, तो उसके ट्यूटर्स या टीचर्स हैं जो कि इस चीज़ के अंदर हेल्प कर सकते हैं। यहीं से ही हल हो सकता है, क्योंकि इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो वही सही तरीके से दे सकते हैं। और अगर वहाँ से नहीं आएगी ना, क्योंकि जैसे आपने कहा एक ही अच्छी चीज़ है कि आप कोशिश करती हैं कि बच्चों को बता दिया जाए, लेकिन अगर वहाँ पे नहीं बताया जाएगा ना तो फिर सोशल मीडिया की अगली वीडियो वो बात बताएगी और फिर वो अपनी मर्जी से बताएगी और वो बच्चा उसको उसी हिसाब से आगे लेके चलेगा। Exactly. और हमें पता भी नहीं होगा क्योंकि क्या चल रही हैं। बिल्कुल बेस्ट की हम बात करें तो ये जो सुसाइड आइडिएशन है जो पहले से स्टेज में शुरू हुई, हमें पता है कि 8 साल का बच्चा 10 साल का बच्चा कुछ भी सोच रहा हो सकता है, और छोटे छोटे बच्चे होते हैं कोशिशें करते हैं। ज़ाहिर है हमने जैसे जो साइकोलॉजी में या क्रिमिनोलॉजी में मैंने जो चीजें पढ़ी हैं उसमें आप अगर कोशिश भी करें इफ यू वांट टू कट योर तो एक दिमाग जो है ना आपको उतनी फोर्स नहीं लगाने देगा, बिकॉज हम डिजाइन है टू प्रिजर्व आवर लाइव्स। तो मैं अगर चाकू भी चलाऊं ना अपने ऊपर तो वो इतनी आसानी से नहीं कटेगा। माय माइंड विल कंट्रोल द प्रेशर दैट आई एम अप्लाइंग ऑन माय बॉडी। तो जो सुसाइड आइडिएशन है वो हम घर में जो पेरेंट्स बैठे हैं या टीचर बैठे हैं तो बच्चों की कौन से बिहेवियरल क्यूज से, उनकी कौन सी बातों से, जो आपकी रिसर्च है जो आप सर्वाइवर्स के साथ बात करते हैं, तो किन चीजों से पेरेंट्स और टीचर्स ये क्यूज ले सकते हैं कि बच्चे को हेल्प की जरूरत है, और दैट कैप कन्वर्सेशन। तो जब हम ये वाली बात करते हैं ना, जैसे मैंने अभी शुरू में भी कहा कि हम जब उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि किस तरह से अटैम्प्ट की, तो जो ये वाली सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर कट लगाकर या अपने आप को नुकसान पहुंचाकर किसी तरह से अपनी जान ख़त्म करने की कोशिश की, तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये जज्बाती कदम होता है जो बच्चा उठा रहा होता है। और ये जज्बाती कदम बच्चा इसलिए उठा रहा होता है क्योंकि उसको लगता है कि कोई भी काम जो मैं कर रहा हूँ उसको अगर उसके अंदर कोई ख़राबी पैदा हो गई और वो उसको सॉल्व नहीं कर सकता, यानी कि मुझसे ज़िंदगी में कोई नुकसान हो गया, कोई चीज़ तोड़ दी मैंने, कहीं पे कोई काम मैंने ख़राब कर दिया, कहीं पे जो हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं मेरे अच्छे ग्रेड्स नहीं आए, या फिर मुझे किसी ने बुली कर दिया, तो उस तमाम चीज़ों का उसको हल दिखाई दे रहा होता है किसी बड़े से धमाके के अंदर। उसको लगता है कि ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा सा मैं कर दूँ ना तो वो ये सारे मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे किसी तरह से, और उसका आगे का हिस्सा जो है वो उसको नहीं दिख रहा होता क्योंकि अभी दिमाग इतना ज़्यादा एक्सपोजर वाला है ही नहीं ना। तो उसको लगता है कि इसको किस तरह से हल किया जाए, तो कोई बड़ा सा धमाका कर दूँ। बड़ा सा धमाका ये है कि खुद को कट लगा कर देख लेता हूँ, कहीं से कहीं अपने आप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर लेता हूँ, कुछ खा लेता हूँ वगैरह वगैरह। तो ये जज्बाती इक़दाम है, और जब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं तब इस बात का पता चल रहा होता है। सही। तो ये एक सेंस ऑफ पावर स्ट्रगल का भी नतीजा हो सकती है ये चीज। पावर स्ट्रगल का क्या मतलब? जैसे बच्चा देखें एक टीनेजर है, बच्चा बड़ा हो रहा है, मैं जैसे कहती हूँ कि 8 इज द न्यू टीन, अब हम 13 का वेट ना करें। तो जिस वक्त बच्चे की नीड है कि अब नाउ आई वांट टू टेक डिसीजंस, मैं अपने डिसीजंस खुद लेना चाहता हूँ, अपनी चीज खुद करना चाहता हूँ। जैसे अब माँ चाह रही है कि बच्चा ये बैग खरीद ले, उसको दूसरा बैग चाहिए, तो उस बच्चे के लिए वो लाइफ एंड डेथ का एक डिसीजन हो जाता है कि मैं आई डोंट वांट टू टेक दिस, इससे मेरी पर्सनालिटी मैच नहीं करी। तो हम समझते हैं कि ये तो भी बहुत छोटा बच्चा है। तो छोटी छोटी डिसीजंस जब हम बच्चों को नहीं लेने देते तो क्या ये भी देखिए, अभी जो आपने फैमिली की बात की और सोसाइटी की बात करी ना, तो उसमें बीइंग
बीइंग पेरेंट्स या बीइंग सोसाइटी और बीइंग द फैमिली हमें ये बात समझने की ज़रूरत यह है कि वो बच्चा एक पूरा इंडिविजुअल है, पूरी सोच, शख्सियत, ज़हनियत रखने के साथ साथ तो उसके अपना दिमाग भी किसी तरह से प्रोसेस कर रहा है। तो हमें उसको अपने आप से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट रखते हुए उसको उसके डिसीजन की भी अहमियत का एहसास दिलाना चाहिए ना। हम ये चीज़ भूल जाते हैं। हम समटाइम्स इतनी फ्रजाइल पेरेंटिंग कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि सारा काम हम ही करके देंगे, हम ही पकड़ेंगे, हम ही खिलाएंगे, हम ही दिलाएंगे, हम ही चीज़ें ला कर देंगे, चीज़ें ले जाकर तैयार करके एवरीथिंग हमें लगता है हम सब कुछ खुद करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन उसके नतीजे में हो ये रहा होता है कि बच्चे को लगता है कि मेरे फैसले के ऊपर तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो अब ये कंट्रोल किस तरह से आए? तो कंट्रोल आएगा कुछ बड़ा करके। अगेन वही बात कि कोई धमाका करूंगा तो कंट्रोल आ जाएगा, और वो धमाका कुछ भी हो सकता है, वो किसी जज्बाती कदम के नतीजे में हो सकता है या कुछ अच्छे में हो सकता है। अब उसके लिए एक चीज़ और ये है, ये भी चीज़ बहुत देखने में आई है हमारे पास। पहले पिछले सालों में ये होता था, हमारे बचपन में भी ये काम होता है कि हमारे फैमिली का जो स्ट्रक्चर था वो इतना डिटेल्ड होता था कि बच्चे जो हैं वो अपने नानी, दादी, फुप्पी, खाला, इन सब लोगों के साथ मिलकर रहते थे। और इन सब लोगों के साथ मिलके वो खुद मतलब बड़ी एज के लोग भी और बच्चों के साथ भी मिलकर रहते थे। तो वो बच्चे एक दूसरे को भी देखते थे कि अगर कोई चैलेंज आ गया तो उस चैलेंज को दूसरा बच्चा किस तरह से डील कर रहा है, और अगर वो डील नहीं किया जा रहा तो वो अम्मा अब्बा की बजाय अपने बड़ों में किसी और से डिस्कस कर लेता था। अब बड़ों से डिस्कस करने में होता ये है कि अगर अम्मा अब्बा से डिस्कस करें तो अम्मा अब्बा एक तो फ्रजाइल पेरेंटिंग कर रहे हैं तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कंट्रोल लूज हो जाएगा बच्चे का और फिर बच्चा जाएगा धमाके की तरफ। दूसरा ये है कि या तो अम्मा अब्बा की तरफ जाएंगे तो अम्मा अब्बा बहुत कंट्रोलिंग हो जाएंगे और कंट्रोलिंग होकर बच्चे को या तो डांट देंगे या फिर उसके जज्बात या फिर उसके उन एहसासात को उतनी अहमियत नहीं देंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बच्चे को फ्रस्ट्रेट करती हैं कि मेरी चीज़ या तो सुनी नहीं जा रही, समझी नहीं जा रही, या फिर अगर समझी जा रही है तो उसको कंट्रोल किया जा रहा है। तो पहले फैमिली स्ट्रक्चर्स में ये होता था कि ऐसे डिस्कनेक्टेड लोग घर के अंदर रहते थे जो कि इमोशनली बच्चे के साथ फैसले को खुद करने के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देते थे। वो बच्चे को कुछ हिकायतें सुनाकर, बच्चे को पेट करके, बच्चे को अच्छी मज़ेदार गेमिफिकेशंस के अंदर डालकर उन चीज़ों को हल करवाने में हेल्प करते थे, जिससे बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो बहुत अच्छी होती थी। अब हमारे साथ आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ ख़त्म होती चली जा रही है। हम देख रहे हैं कि हम जिन जिन स्ट्रक्चर्स में रहते हैं उसके अंदर बहुत सारे लोग नहीं हैं, और अगर लोग नहीं हैं तो कहीं जाके मिल रहे हैं तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चला जा रहा है। हम इतना ज़्यादा अब फास्ट मूविंग वर्ल्ड के अंदर आ गए हैं कि ये वाली चीज़ तो ख़त्म हो गई है ना कि हम बच्चों को उनके रिश्तेदारों से, उनके कज़न से ज़्यादा मिलवाएं, उनके साथ रहें, और अगर मिलवाएं भी तो फिर ज़्यादा चीज़ें नहीं बताओ, ज़्यादा डिस्कस नहीं करो, हमसे ही डिस्कस कर लो जितना करना है, और हम जब हमसे करना है तो हम कंट्रोल कर लेंगे। तो इसका नतीजा यही निकल रहा है कि वो, जैसे आपने कहा कि 8 इज़ द न्यू टीन नाउ, तो वो बच्चा जो डिसीजंस हम अभी कह रहे थे कि 20 से 40 साल की उम्र में वाले डिसीजन जो है वो 14 में ले लेता था, अब वो 14 वाले डिसीजन 8 में ले लेता है। तो वो सब कुछ पीछे होता चला जा रहा है इसी वजह से। तो जैसे हमने अभी बात की डेवलपमेंटल नीड्स की, तो बच्चों की डेवलपमेंटल नीड्स होती हैं, सबको समझना, इनको वक्त पे अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सुसाइड के तनाजुर में भी हम अगर इस चीज़ को देखें कि बच्चों की जिस वक्त पावर स्ट्रगल की स्टेज है, जिस वक्त उनको जितनी पावर डिवॉल्व करने की ज़रूरत है, एक हमें पेरेंट्स को ज़रूरत है कि वो पावर बच्चों में ट्रांसफ़र करें। जैसे उनके छोटे छोटे डिसीशंस हैं वो उनको लेने दिए जाएँ ताकि वो अपनी एज के मुताबिक पावरफुल फील करें, उनको फील हो कि वो डिसीजन मेकर हैं या वो एक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग में शामिल हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना जो एड्रेनलिन रश की बात की जुनैद ने, कि जिस वक्त बच्चों को ऐसा फील होता है कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, हमारा अपने एनवायरनमेंट पे बस नहीं चल रहा, अपने ऊपर बस नहीं चल रहा, अपने फैसले हम नहीं कर पा रहे, तो वो कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं जो कि सेल्फ हार्म का बाइस बनता है। उनके ऊपर जो उनके पास सिर्फ अपनी बॉडी मौजूद है जिसके ऊपर वो कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और वो उनको वो कंट्रोल की फीलिंग दे सकता है। तो दे माइट एंड अप डूइंग दिस। तो ये इन सारी चीज़ों को सोचना, समझना, इनके ऊपर गौर करना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सुसाइड को प्रिवेंट करने में ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो जुनैद ये बताइएगा कि जो जैसे हमने बात की फिजिकल फैक्टर्स की जो हमारे आसपास हो रहे हैं, मेंटल इमोशनल फैक्टर्स की, कि मेंटल इमोशनल डिस्फंक्शन कैसे हमें इस तरफ ले जा सकता है, तो इसमें स्पिरिचुअल एलिमेंट कितना है? जैसे दीन में भी हमारे सुसाइड को अच्छा नहीं समझा जाता और उसके काफ़ी सारे इस तरह के इम्प्लीकेशंस हैं, जिससे जो कि एक डिटेरेंट होते हैं बहुत सारे लोगों में कि वो अपनी लाइफ को एंड ना करें। तो वो कितना कंट्रीब्यूट करता है या सुसाइड प्रिवेंशन में, और उसको किस तरह से हमें बच्चों को बताना चाहिए जो कि सुसाइड प्रिवेंशन? देखिए, बहुत अहम सवाल है, येट बहुत सेंसिटिव सवाल है। हम अपनी थेरेपीज़ के अंदर मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स रिलीजन को इन्वॉल्व नहीं करते, अनलेस हम जिस बंदे से बात कर रहे हैं वो उस डायरेक्शन में उस बात को ले जाना चाह रहा हो। हम कोशिश करते हैं कि हम अनबायस्ड रहते हुए, उसके अपने बिलीफ को सपोर्ट करते हुए ही उसको थेरेपी के अंदर आगे लेकर जाएँ। अब देखें, ये जैसे अभी मैंने बात की आपसे कि फैमिली स्ट्रक्चर्स जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं इस चीज़ के अंदर, कि बच्चा पॉजिटिवली ज़िंदगी कैसे गुजार सकता है और अच्छी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किस तरह से कर सकता है, जो कि अच्छे बेहतर फ़ैसलों के साथ ज़िंदगी
को गुजारने में उनको हेल्प कर रहे हों, उसी तरह से रिलीजन भी आपको हेल्प कर रहा होता है। रिलीजन मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आपको उन जगहों पे सपोर्ट कर रहा होता है जहाँ पे सपोर्ट करने के लिए कोई और मौजूद नहीं होता, राइट। लेकिन इस बात की रियलाइजेशन आपको थेरेपिस्ट नहीं करवाएगा। थेरेपिस्ट के पास आप थेरेपी के लिए जा रहे हैं ना, इसकी रियलाइजेशन कौन करवाएगा? इसका एहसास आपको दिलाएगा वो स्ट्रक्चर, वो इन्वायरमेंट जिसमें आप रहते हैं, वो लोग जिनके साथ आप ज़िंदगी बसर करते हैं, वो आपको इतनी उम्मीद दिलाएं कि जब आप किसी जगह पे बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं तो उस जगह पर आपको रिलीजन वहाँ से निकालने में बहुत हेल्प करता है। और जैसे अभी आपने मेंशन किया कि सुसाइड जो है वो हमारे मज़हब के अंदर हराम है, और अगर कोई सुसाइड कर लेता है तो उसके लिए बहुत बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे इस बात का डर भी लगता है कि हम सुसाइड की तरफ ना जाएं, लेकिन उसके बावजूद ये काम हो रहा होता है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि वो चीज़ें जिनके बारे में आप सज़ा बता रहे होते हैं, मज़हब के अलावा भी सज़ा बता रहे होते हैं, तो इंसान उसके ऊपर ज़्यादा सरकशी करता है। हम बच्चों को भी देखते हैं ना, बच्चों को अगर आप बोलें किसी चीज़ के ऊपर, कोई छोटा बच्चा है कि अगर तुम फ़लाँ काम ऐसे करोगे तो तुम्हें पनिश मिलेगी, तो बच्चा शायद वो ज़्यादा करेगा, और वो फिर उसके ऊपर हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं ना कि फिर बच्चा हट धर्म हो जाता है ना, फिर वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर सज़ा मिलेगी ना, तो ठीक है, सज़ा भी बर्दाश्त कर लेंगे, राइट। तो यही काम इंसान वक्त के साथ साथ मज़हब के साथ भी करने लग जाता है। तो इसके लिए हमें बेहतर तरीके से इसको स्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। फिर दूसरा ये है कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का शायद मैं कोई कॉल पढ़ रहा था कि उनके ज़माने में किसी लड़के ने कोई चोरी की, और जो हाकिम वक्त था उसने हाथ काटने की सज़ा दी, और मज़हब के अंदर तो यही सज़ा है कि अगर किसी ने चोरी की तो हाथ काटे जाएँ। तो उन्होंने कहा कि पहले आप ये चीज़ ज़रा चेक करें इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि जो उसने चोरी की है वो ज़रूरत के तहत की थी या फिर आदतन की थी। तो आदतन भी तो कर लेते हैं ना हम, कई सारे जुर्म हैं वो आदत में हम कर रहे होते हैं, और बहुत सारे क्रिमिनल्स हमें दिखाई देते हैं वो सिर्फ आदत है, उसकी वजह से स्नैचिंग पे लगे पड़े हैं। तो उन्होंने कहा अगर आदतन की है तो फिर तो यही सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर उसने ज़रूरतन की है तो पहले हाकिम वक्त के हाथ काटो। तो जब हम सुसाइड की बात करते हैं ना, तो अभी जो रिसेंट डेज़ में अभी हमने कई सारी न्यूज़ देखी, आपके साथ भी कई डिस्कशंस मेरी रहीं, तो उसमें ये देखने में आता है कि कई जगहों पे तो इन्वायरमेंट है जिसने इतना ज़्यादा एक्सेलरेट किया उसके थॉट प्रोसेस को कि बच्चा या वो बड़ा जो है वो उस तरफ चला गया। कहीं पे बुलिंग की वजह से ये काम हुआ तो बुलिंग करने वाले भी इसके अंदर इन्वॉल्व थे, कहीं पे फैमिली का कुछ ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस थी जिसने इस चीज़ की तरफ एक्सेलरेट करवाया, कहीं पे वही एजुकेशन का बर्डन है या कोई और चीज़ों का करियर का बर्डन है जिसने उसके ऊपर बहुत एक्सेलरेट करवाया। तो उन तमाम चीज़ों को फिर कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? तो जहाँ पे हम मज़हब की बात करते हैं ना, मधुरी बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे हमें ये नहीं करना चाहिए। हम सिर्फ ये कह देते हैं कि जिसने सुसाइड अटैम्प्ट की उसके साथ ऐसा ऐसा होगा, और जो लोग उस तरफ लेके जा रहे हैं उनके बारे में भी तो बात करें ना। तो अभी इनफैक्ट रिसेंट डेज़ में ये देखने में आया कि कोई एक शख्स था, उसने पंखे से फंदा लगाकर ख़ुदकुशी कर ली, और उसके छोटे छोटे बच्चे थे, और जब वो अटैम्प्ट हो गई और जब वो सोशल मीडिया के ऊपर खबर फैली तो उसके फैमिली वाले भी लोग, और हमारे पास बहुत सारी वेल नोन कराची की सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके भी सारे सरबराह पहुंच गए। उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत सारी कि हम ये करेंगे, उनका एजुकेशन हमारे ऊपर सारी ज़िम्मे है, खाने पीने का सारा हमारे ऊपर ज़िम्मे है, वो जो खातून जो हैं उनका भी सारा हम सरबराही करेंगे, सब कुछ हम कर लेंगे। तो इससे पहले जब ये चीज़ हो रही थी उस वक्त आपकी कनेक्टिविटी थी ही नहीं। उस बंदे ने अगर खुद से इस बात का एहसास नहीं दिलाया कि वो किसी ज़हनी इब्तला के अंदर है, वो किसी माशी तौर पे किसी तंगी के अंदर है, घर के अंदर अगर कोई मसला चल रहा है, उसने नहीं बताया, तो आपका उसके रिश्तेदार होने के नाते, उसके पड़ोसी होने के नाते या सोशल ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते कुछ तो हक बनता था ना कि आप पहले से जाएं और आप भी इस चीज़ को देखें। तो मज़हब की जब हम बात करते हैं हमें पूरी बात करनी चाहिए कि माशरे का भी क्या किरदार है, माशरा भी तो देखें ना, या माशरे के अंदर फिर फैमिली भी इन्वॉल्व है, इर्द गिर्द के लोग भी इन्वॉल्व हैं, दोस्त भी इन्वॉल्व हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल। तो ये कि हम देखते हैं कि सुसाइड इज़ द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सेल्फ हार्म, मतलब एंडिंग वन्स लाइफ, और इसी तरह दिस इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ होपलेसनेस आल्सो, कि बिल्कुल आपकी उम्मीद की किरण खत्म हो गई, कि आपको लगा कि अब इसके आगे कुछ है ही नहीं, देयर इज़ ओनली डार्कनेस। तो एक हम लास्ट बात अब सोशल मीडिया के हवाले से ज़रूर कर लेते हैं कि आजकल जिस तरह की चीज़ें, एक तो जैसे आपने बताया अनफ़िल्टर्ड इन्फॉर्मेशन मौजूद है, हर किसी के ख़यालात, कोई किसी चीज़ को सपोर्ट करता है, नहीं करता, बाकी सारी चीज़ों पे नेशनल पॉलिसी अप्लाई होती है, सेंसर अप्लाई होता है, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ भी अप्लाई नहीं होता, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो ये डूम स्क्रॉलिंग इज़ वन ऑफ द टर्म्स कि जिसमें लोग नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव चीज़ों को ही बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं, और उसको मतलब दे आर एक्चुअली अट्रैक्टेड टू इट। तो वो ढूँढ रहे होते हैं कि मुझे नेगेटिव न्यूज़ मिले, सैड न्यूज़ मिले, एक सैडिस्टिक टेंडेंसीज़ उसमें डेवलप हो जाती हैं। तो ये इसका आप कितना असर देखते अच्छा हैं देखिए, अपनी? सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ आना मसला नहीं है यहाँ पे, क्योंकि टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि सुसाइडल टेंडेंसीज़ या फिर किसी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की टेंडेंसीज सिर्फ और सिर्फ तभी डेवलप होंगी जब मैंने बहुत सारा नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम किया है। ये तब भी हो सकता है जब मेरे पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कंटेंट मेरे दिमाग में आ रहा है और उस कंटेंट को मैं प्रोसेस नहीं कर रहा
और वो कंटेंट मेरे दिमाग में पड़ा हुआ है और वो मुझे मुसलसल एक बोझ का एहसास दिला रहा है। तो ये चीज़, ये बोझ जो है वो मेरी अफसरदगी के अंदर इजाफा करेगा। इस बात का क्या मतलब है? हम अगर सोशल मीडिया की ज़बान में बात करें, हमारे पास एक नया ट्रेंड आया है रील्स का। रील्स के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है जो रोज़ाना के हिसाब से ट्रांसमिट हो रहा है और लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोसेस नहीं हो रहा। आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि वो बिल्कुल हाइप्नोटिक स्टेट के अंदर होते हैं, वो फ़ोन जो है वो हाथ में है और वो उसको सिर्फ स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, वो मुसलसल स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं। हम अभी कुछ टाइम पहले तक, मेरे ख्याल से कुछ चंद महीनों पहले की बात है कि हम कहते थे अटेंशन स्पैन जो है वो 7-8 सेकंड तक है। अब वो रील्स की वजह से 3-4 सेकंड तक चला गया है। 3-4 सेकंड तक भी एक बंदा एक रील पे नहीं ठहरता, वो उसको स्क्रॉल डाउन कर देता है। अब हो ये रहा है, हम इस चीज़ को अभी नहीं समझ रहे, कुछ दिनों में इस बात का शायद एहसास होगा कि जब इतना तेज़ी से डेटा आ रहा है और मुसलसल आप उसको स्क्रॉल करते चले जा रहे हैं, तो वो डेटा दिमाग में तो जा रहा है ना, और वो प्रोसेस नहीं हो रहा। तो दिमाग जो है वो मुसलसल एक हाइप्नोटिक स्टेट के अंदर है। तो जब वो हाइप्नोटिक स्टेट के अंदर है तो दिमाग की जो डिसीजन और कैलकुलेशन की पावर थी ना, वो बहुत बहुत हद तक सो गई है। तो अब जब भी मैं कोई अमल करने की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ तो मेरा दिमाग कैलकुलेट करता ही नहीं है। दिमाग के ऊपर इतनी सारी फॉग है उस सारे डेटा की जो वो पड़ी हुई है। ये बहुत टेक्निकल बात है, मैं चाह रहा था कि मैं इतना, हाँ, इतना ज़्यादा है कि अब वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाता। तो जब वो कैलकुलेट नहीं कर पाता तो जो भी उसको चीज़ समझ में आती है वो कर लेता है, वो कुछ भी हो सकता है। माइंडलेस डिसीजन है। तो अब इनफैक्ट देखिए, अब ये डिस्कशन करने से ये चीज़ और सामने आ रही है। हमने शुरू में कहा कि या तो बहुत ज़्यादा प्लान्ड सुसाइड हो सकती है, या फिर कोई सिर्फ जज्बाती दबाव के तहत हो सकता है, या फिर वो माइंडलेस भी हो सकता है। और वो माइंडलेस के नतीजे में होने वाली चीज़ें ज़्यादा इनफैक्ट दिखाई दे रही हैं अभी हमें, और उसका एक बहुत बड़ा किरदार सोशल मीडिया की तरफ से आ रहा है। डेफिनेटली और ये हमारी लाइफ का एक फैमिली मेंबर बन चुका है इस वक्त। तो डेफिनेटली इसके ऊपर भी सर्वेलेंस एंड सुपरवाइजिंग इज नेसेसरी। तो ये जो कॉन्वर्जेशन है, आपने देखा कि बीइंग साइकोथेरेपिस्ट बोथ ऑफ अस लर्न सो मच फ्रॉम दिस कॉन्वर्जेशन। तो पेरेंट्स, टीचर्स और आम सब लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की जो दिन होते हैं, ये इसीलिए मनाए जाते हैं, इनको इसीलिए डेडिकेट किया जाता है एक पर्टिकुलर डेट को इनके लिए, कि इन टॉपिक्स के बारे में बात की जाए। ज़ाहिर है रोज़ इट्स अ ह्यूमन ट्रेजेडी, रोज़ हम इस बारे में बात शायद ना कर सकें, लेकिन ये एक ऐसा दिन है जिसमें इसके बारे में बात की जाए, लोगों से डिस्कस किया जाए, एक्सपर्ट से सुना जाए कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और अपने आस-पास एक नज़र दौड़ाई जाए कि मेरे जो एनवायरनमेंट में मेरे प्यारे हैं, मेरे लोग हैं जिनसे मेरा ताल्लुक है, जिनके ऊपर मेरा कोई फ़र्ज़ बनता है, मेरी अपनी फैमिली है, मेरे पड़ोसी हैं, या मेरे कॉलीग्स हैं, उन सब लोगों में से कोई ऐसा तो नहीं है जो पहले खुश था, अब विथड्रॉ हो गया है, या कोई ऐसी बात करता है जिससे कि आपको ये अंदाज़ा हो कि वो अपने बारे में इस तरह के कोई ख़यालात रखता है। तो ये क्यूज़ हमें लेने हैं उन लोगों से। अगर एक इंसान होपलेसनेस, नाउमीदी की तरफ जा रहा है, तो हमारा एक एक्टिव फ़र्ज़ बनता है कि हम इस चीज़ को नोट करें और उसके बाद उसकी हेल्प के लिए हाथ बढ़ाएँ, ताकि वो इस तरह का कोई ऐसा फ़ैसला जिसमें कि वो अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए, उसकी तरफ ना बढ़े। जुनैद, आप अपनी प्रैक्टिस की रोशनी में हमें बताइए कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे सोसाइटी को, फेलो सिटीजन्स को? अच्छा, मुझे 1900 प्लस आवर्स हो चुके हैं अभी एमडीडी और सुसाइड प्रिवेंशन के लिए प्रैक्टिस करते हुए, और अब मैं एनएलपी और हाइप्नोसिस को भी इनकॉर्पोरेट करता हूँ अपनी प्रैक्टिसेस के अंदर। एक चीज़ जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, माशरे के तौर पर भी और इंडिविजुअली भी, कि हम सेफ़ स्पेसेस क्रिएट करें अपने इर्द गिर्द। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर भी और आम अपने प्रोफेशनल करियर लाइफ के अंदर भी, तो हमारे अंदर से इस बात का एहसास ख़त्म होता चला जा रहा है कि हम सेफ़ स्पेसेस अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए क्रिएट कर सकते हैं। और चूँकि सेफ़ स्पेसेस की अब बहुत बहुत कमी हो गई है, तो लोगों को लगता है कि वो सोशल स्पेसेस पे जाकर अपनी बातों को बताएंगे और उससे वहाँ पर हेल्प लेने की कोशिश करेंगे, और वहाँ से मिलने वाली हेल्प जो है वो बहुत स्कैटर्ड हेल्प होती है। हम ये देखते हैं कि लोग सोशल मीडिया के पेजेस के ऊपर जाकर अपने मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को लिख रहे होते हैं, और उसके नतीजे में लोग अपनी मर्ज़ी के उनको जवाब दे रहे होते हैं, और जवाब देने वाले जो लोग हैं वो ना मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं और ना ही वो उनका कुछ भला चाह रहे होते हैं। वो सिर्फ उसको एक पोस्ट देखते हुए और पोस्ट समझते हुए उसके ऊपर कमेंट कर देते हैं। तो बेहतर ये है कि अपने इमीडिएट सर्कल के अंदर आप सेफ स्पेसेस क्रिएट करें, अपने सराउंडिंग के अंदर, अपने बहन भाइयों में, अपने दोस्तों में आप ऐसे लोगों को ढूंढें जो कि पहले किसी और तरह से ज़िंदगी गुजार रहे थे और उनकी ज़िंदगी के अंदर अब कुछ ख़ास एकदम से शिफ्ट आ गया है। पहले वो बहुत अच्छा हंसने बोलने वाली पर्सनैलिटी थे और अब एकदम से वो बहुत संजीदा पर्सनैलिटी हो गए हैं। पहले वो बाहर निकलते थे, वो लोगों से घुलते मिलते थे, लेकिन अब वो घुलने मिलने से कुछ इज्तनाब करने लग गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई अलार्म है, और ये अलार्म आपको सेफ़ स्पेस क्रिएट करके स्नूज़
करने की ज़रूरत है और इसको देखने की ज़रूरत है। तो सेफ़ स्पेसेस क्रिएट करें, सही नॉलेज की तरफ जाने की कोशिश करें, सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पे अपनी प्रोफेशनल और इस तरह की अपनी मेंटल वेलबींग से रिलेटेड चीज़ों के लिए प्रोफेशनल गाइड की तरफ ही जाने की कोशिश करें, बजाय कि कहीं सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके ये बात करें। हमने सुसाइड के ऊपर बातचीत की और जुनैद जावेद से, जो कि एक प्रैक्टिशनर है इस फील्ड में, उनसे बहुत कुछ सीखा। आप लोगों तक इस मैसेज को पहुँचाया ताकि हम कन्वर्सेशन के थ्रू, बातचीत के थ्रू और इंटरवेंशन के थ्रू इसको प्रिवेंट कर सकें। थैंक यू वेरी मच जुनैद। आपका भी बहुत शुक्रिया सरबत, इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपने उठाया और इसके बारे में बात की। अभी तक भी जैसे मैंने अभी कन्वर्सेशन के दरमियान भी वाली बात कही कि हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होने के बावजूद इसके बारे में बात करते हुए बहुत झिझकते हैं। इसके बारे में बात होनी चाहिए और ऐसी सेफ स्पेसेस क्रिएट होनी चाहिए। खुद ही का बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया इस पे काम करने के लिए। तो दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप। ये तो हम इंशाल्लाह बात लोगों तक पहुंचाएंगे ही, और इसके बाद जो हमारा सेफ स्पेस बनाने का इरादा है कि वेलनेस वेडनेसडेज में विल बी हैविंग सच अ स्पेस, जैसे जुनैद ने आपको भी बताया कि आप लोग, यू विल बी वेलकम टू कम इन एंड टॉक अबाउट योर स्ट्रगल्स, ताकि हम बीच का कोई रास्ता निकाल सकें और जो भी आपके दिल में ख्यालात आ रहे हैं वो आप यहाँ पे बेझिझक नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट में डिस्कस कर सकें। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम बोथ ऑफ अस।